गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अपन पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अध्याय नंबर 14। यदि ये चैनल मेरा समझ में आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आया समझ में? तो चलिए हम चलते हैं कि ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे आज। ऊर्जा के स्रोत में सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, ऊर्जा की परिभाषा है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है और यह एक अदिश राशि है। आया समझ में? अब देखिए ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनमें सबसे पहले मुख्यतः मैं बताता हूं आपको कि पेशीय ऊर्जा होती है, जो हमारे शरीर में शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसको हम पेशीय ऊर्जा कहते हैं। उसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा का मतलब होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं जिनको चलाने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। जैसे पंखा है, विद्युत मोटर है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है। तो इस प्रकार से उस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसी प्रकार से रासायनिक ऊर्जा का मतलब होता है ईंधन के रूप में, जैसे बसों में डीजल पेट्रोल के रूप में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। जैसे एलपीजी भी एक रासायनिक ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। उसी प्रकार से एक होती जियोमास ऊर्जा, जो हम किसी भी प्राकृतिक रूप से ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं या जमीनी सतह से ऊर्जा उत्पन्न निकालते हैं, उस ऊर्जा को हम कहते हैं जियोमास ऊर्जा। जैसे गोबर गैस से ऊर्जा उत्पन्न करना, ये भी एक जियोमास ऊर्जा के रूप में आता है। उसी प्रकार से प्रकाश ऊर्जा, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है प्रकाश के रूप में, उसको हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। या बल्ब से जो ऊर्जा प्राप्त होती है प्रकाश के रूप में, उसको हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। उसी प्रकार से एक होती भूतापीय ऊर्जा, भूमि के अंदर से जो ऊर्जा हमको ताप के रूप में मिलती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। एक होती पवन ऊर्जा। देखिए, पवन ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो पवन के द्वारा या वायु के द्वारा उत्पन्न की जाती है। इस ऊर्जा को हम कहते हैं पवन ऊर्जा। डेनमार्क एक ऐसा देश है जो विश्व में पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के मामले में प्रथम स्थान पर है। उसी प्रकार से हमारा जो देश है वो 5वें स्थान पर दुनिया में पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के क्षेत्र में आता है। वैसे हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि 4500 मेगावाट 4500 मेगावाट हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में हमारा जो स्थान है वो 5वां स्थान है पवन ऊर्जा में। उसी प्रकार से सौर ऊर्जा। देखिए, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के द्वारा जो प्राप्त होती है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग भी बहुत सारे कामों में किया जाता है, जैसे खाना पकाने में और नाभिकीय विखंडन में सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की क्रियाएं सूर्य के अंदर उत्पन्न होती चलती रहती लगातार, और उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। उसी प्रकार से नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकों के टूटने से या नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। आया समझ में? तो ये ऊर्जाएं हैं बहुत सारी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारी ऊर्जाएं होती है, जैसे तरंग ऊर्जा भी होती है और ज्वारीय ऊर्जा भी होती है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखिए, अगला प्रश्न लेते हैं कि ऊर्जा के नवीनीकरण और अनवीनीकरण स्रोतों को समझाइए। देखिए, ऊर्जा के जो दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक नवीनीकरण स्रोत होता है, एक अनवीनीकरण होता है। नवीनीकरण का मतलब होता है कि वे स्रोत जिनको हम पुनर्जन्म कर सकते हैं, जिन्हें पुनः स्थापित कर सकते हैं। जैसे पेड़ है, जलाऊ लकड़ी का जब हम उपयोग करते हैं तो हम पेड़ों को फिर से उगा सकते हैं। आया समझ में? तो उस स्रोत को हम कहते हैं नवीनीकरण स्रोत। उसी प्रकार से अनवीनीकरण स्रोत का मतलब होता है कि वे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः हम उसको स्थापित नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनवीनीकरण स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए, एलपीजी गैस एक बार जलने के बाद हम पुनः उसको प्राप्त नहीं कर सकते,
उसी प्रकार से पेट्रोल है, डीजल है, ये जितने भी स्रोत हैं ये कहलाते हैं अनवीनीकरण स्रोत। जबकि नवीनीकरण स्रोत के मामले में हम पेड़ पौधों को ले सकते हैं, जलाऊ लकड़ी के रूप में यूज करते हैं, उनको पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं नवीनीकरण स्रोत। आया समझ में? तो ये मैंने आपको दो प्रश्न बताए। सबसे पहला प्रश्न बताया कि ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया ऊर्जा के नवीनीकरण और अनवीनीकरण स्रोत क्या क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने बताया। साथ में ऊर्जा के प्रकारों का वर्णन भी किया। आया समझ में? तो नोट कर लीजिए, फिर अपन अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए एक प्रश्न और लेते हैं कि नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में अंतर लिखिए। देखिए नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है कि जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसे हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये क्रिया सूर्य के अंदर होती रहती है और अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं और इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो पहला अंतर मैंने बताया आपको कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो उसे हम नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन कहते हैं। और उसी तरह से जब कोई भारी परमाणु के नाभिक को न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है परमाणु के भारी नाभिकों पर, तो वो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। उस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और ये क्रियाएं हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैसों में ज्यादातर होती है और ये क्रियाएं लगातार, इन क्रियाओं को श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं। ये सूर्य के अंदर लगातार होती रहती है जिससे हमको अपार ऊर्जा मिलती रहती है। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है कि इसमें नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन में नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा तो इसमें भी उत्पन्न होती है परंतु इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है कि इस अभिक्रिया को नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित नहीं किया जा सकता। देखिए नाभिकीय संलयन जो होती है वो ज्यादातर अभिक्रिया सूर्य में होती है, इसे नाभिकीय रिएक्टर में हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में यह अभिक्रिया नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित की जाती है। आया समझ में? उसी प्रकार से अगला पॉइंट है कि इस क्रिया पर आधारित हाइड्रोजन बम होता है। जो हाइड्रोजन बम होता है वो इस क्रिया पर आधारित होता है और इसमें जो होता है नाभिकीय बम या परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, तो यह अगला पॉइंट था। अब उसके बाद वाला पॉइंट है कि यह अभिक्रिया जो है आइंस्टीन के समीकरण डेल ई बराबर mc² पर आधारित होती है। उसी प्रकार से यह अभिक्रिया भी डेल ई बराबर mc² द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये जो था मैंने आपको बताया नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए एक प्रश्न और लेते हैं। परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को समझाइए। देखिए ऊर्जा के कई प्रकार मैंने आपको बताए थे, जैसे सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भूसागरीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यानी बहुत सारे प्रकार पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। पवन ऊर्जा। उसी प्रकार से ये ऊर्जाएं जो होती दो प्रकार की होती, दो प्रकार के स्रोतों से पाई जाती है, जिसमें पहला परंपरागत होता है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, जैसे जलाऊ लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली। अब देखिए प्राकृतिक गैस में सीएनजी भी एक गैस होती है जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, और एक एलपीजी गैस होती है जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो ये भी जो है इसमें पाई जाती है। अब देखिए उसी तरह से गैर परंपरागत स्रोतों में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, ज्वारीय ऊर्जा है,
परमाणु ऊर्जा है, इस प्रकार की जो होती है उसको हम कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। आया समझ में? अब देखिए जियोमास ऊर्जा भी एक होती है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा को मीथेन के रूप में प्राप्त करते हैं, गैस के रूप में बनाई जाती है। उसके लिए हम गोबर गैस का संयंत्रों का उपयोग करते हैं और मीथेन गैस उसे उत्पन्न करके उसको भी हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तो इस प्रकार से परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में मैंने आपको बताया। उसी तरह से देखिए सौर ऊर्जा के रूप में हमको 5000 ट्रिलियन ऊर्जा हमको सौर ऊर्जा से प्राप्त होती रहती है। यानी अगर उसको प्रतिदिन के हिसाब से लगाएं तो 4 से 7 किलोवाट ऊर्जा जो है हमें प्रतिदिन जो है वहां से मिलती है सूर्य से। इस प्रकार से जो सूर्य का स्रोत है वो हमारे पास अपार भंडार लिए ऊर्जा का लिए हुए हैं। तो ये था मैंने आपको अध्याय बताया। आपको अगर समझ में आया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए।